आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ES स्मार्ट क्लासेस में। आज ही आपकी SST की 10वीं क्लास है, जिसमें हम क्लास 7 की NCERT की ज्योग्राफी का चैप्टर 4 कंप्लीट करेंगे। जैसे कि पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर आपका सीटेड सेकेंड पेपर में SST सब्जेक्ट है तो उसके लिए आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। क्लास 6, 7 और 8 की NCERT से देखिए 40 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। बहुत ही ज़रूरी है पढ़ना, क्योंकि आप लोग पिछला रिकॉर्ड देख ही चुके होंगे कि कितने ज़्यादा लोग पेपर सेकेंड में फेल हो जाते हैं। 40 क्वेश्चन आपके 40 मार्क्स से होते हैं। बहुत ज़्यादा देखिए स्कोर है ये, इसीलिए मैं यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज NCERT की 6, 7, 8 की बुकें कंप्लीट करवा रही हूँ, जिससे आप लोगों का SST का ये जो NCERT के 40 क्वेश्चन रहते हैं, इसमें से एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। आज का टॉपिक है देखिए आपका चैप्टर 4 वायु। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, इससे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। साथ ही देखिए इसका जो PDF है, मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर रखा है। इसका PDF मैं अपने व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी। जैसे आप लोग एक बार वीडियो देखने के बाद PDF जरूर देख लीजिएगा ताकि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं। स्टार्ट करते हैं। हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर हैं। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है एवं सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। यदि सुरक्षा की यह चादर ना हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं एवं रात के समय ठंड से जम सकते हैं। अतः यह वह वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। तो देखिए वायुमंडल हमारे लिए कितना ज़रूरी है। वायुमंडल की ही वजह से पृथ्वी में जो तापमान है वो रहने योग्य है। अगर वायुमंडल नहीं होता तो सूर्य की सीधी किरणें हम पर पड़ती, इतनी ज़्यादा गर्मी होती जिसके कारण हम जल सकते थे। वायुमंडल नहीं होता तो रात में इतनी ज़्यादा ठंडी पड़ती जिसके कारण हम जम सकते थे। तो यहाँ पर देखिए वायुमंडल का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। आगे बढ़ेंगे। वायुमंडल का संगठन। क्या आप जानते हैं कि जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं, वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण होती है। नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें हैं जिनसे वायुमंडल का बड़ा भाग बना होता है। तो देखिए वायुमंडल में जिन चीज़ों का हम उपयोग सांस लेने में करते हैं, जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने में करते हैं, उसमें देखिए अनेक गैसों का मिश्रण होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा आपकी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होती है। यहाँ पर देखिए एक चित्र के माध्यम से बहुत ही अच्छा दिखाया गया है। ये देखिए पूरा आपका वायु हो गई, जिसमें आपका नाइट्रोजन जो होता है 78% होता है और ऑक्सीजन जो होता है देखिए 21% होता है। इन दोनों का प्रतिशत ज़्यादा होता है। बाकी और जो कुछ गैसें होती हैं उनका प्रतिशत काफ़ी कम होता है। जैसे देखिए यहाँ पर दिखाया गया कि अन्य सभी गैसें 0.04% में आपकी आ जाती हैं, जिसमें आर्गन होती है 0.93% और कार्बन आपकी हो जाती है 0.03%। यहाँ पर देखिए आगे दिया भी हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एवं हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती हैं। इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको याद रखना है कि जो वायु हम सांस के द्वारा लेते हैं वो अनेक गैसों का मिश्रण होता है। कौन कौन सी गैसें उसमें होती है देखिए, नाइट्रोजन हो गई, ऑक्सीजन हो गई, और इसमें ये भी आपको याद रखना है कि नाइट्रोजन का प्रतिशत 78% हो गया और ऑक्सीजन आपकी 21% होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एवं हाइड्रोजन ये सभी गैसें कम मात्रा में पाई जाती हैं। आगे बढ़ेंगे। नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं, परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि नाइट्रोजन जो होती है 78% सबसे ज़्यादा वायुमंडल में पाई जाती है, और जब हम लोग सांस लेते हैं तो उसमें नाइट्रोजन की मात्रा भी अंदर जाती है और फेफड़ों में जाती है। साथ ही कुछ जब सांस बाहर निकालते हैं तो उससे वो बाहर भी निकाल दी जाती है। ऐसे ही देखिए पौधों के लिए भी यहाँ पर कहा गया है कि पौधे भी अपने जीवन में पौधों को भी नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, लेकिन पौधे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं। जैसे हम लोग तो सीधे वायु से नाइट्रोजन ले लेते हैं, लेकिन पौधे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं। मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधे इसका उपयोग कर सकें। तो देखिए मिट्टी या कुछ पौधों की जड़ों में भी कुछ ऐसे जीवाणु पाए जाते हैं जो वायु द्वारा जो नाइट्रोजन होती है उसको लेते हैं और उसके स्वरूप को बदल देते हैं, और जिससे पौधे इसका उपयोग कर सकते हैं। पौधे आपके जो नाइट्रोजन लेते हैं नाइट्रेट के रूप में लेते हैं, मतलब ये जो जीवाणु होते हैं नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं और उसी को पौधे ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट है देखिए, ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। मनुष्य द्वारा पशु सांस लेने में वायु में से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। मनुष्य हो चाहे पशु हो, पेड़ पौधे भी सांस लेने में ऑक्सीजन का ही उपयोग करते हैं। पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। अब देखिए पेड़ पौधे जो होते हैं सांस लेने में ये ऑक्सीजन का ही उपयोग करते हैं, लेकिन प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है इनमें तो ये उसमें कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन इतनी ज़्यादा उत्सर्जित करते हैं कि इनके सांस लेने से ज़्यादा ये लोग उत्सर्जित कर देते हैं, जिसके कारण ऐसा कहा जाता है कि पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते हैं। आगे देखिए,
यदि हम वृक्ष काटते हैं तो ये संतुलन बिगड़ जाता है। अब देखिए पेड़ पौधों को काट देंगे तो ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलेगा, शुद्ध वायु नहीं मिलेगी। इसीलिए अगर पेड़ों को काट दिया जाता है तो संतुलन बिगड़ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैसें हैं। हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, ऑक्सीजन वापस देते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्य तथा पशुओं द्वारा छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है, जिससे यह संतुलन बना रहता है। वही चीज़ें देखिए मैंने जो अभी आपको ऊपर बताया, पेड़ पौधे आपके जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग भोजन बनाने में करते हैं, और मनुष्य द्वारा जो छोड़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड होती है इसकी मात्रा और पेड़ पौधों द्वारा उपयोग की जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ये लगभग बराबर होती है, जिसके कारण ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बना रहता है। आगे देखिए इसी में दिया हुआ है, परंतु ये संतुलन कोयला तथा खनिज तेल और ईंधनों के जलाने से गड़बड़ा जाता है। क्योंकि देखिए जब कोयला, खनिज तेल, ईंधन जलाया जाता है तो बहुत ज़्यादा मात्रा में आपकी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है। लेकिन पौधे तो जितने पौधे होंगे उतने ही कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे। लोग पौधे नहीं लगाते बल्कि उनको काटते जाते हैं। तो बताइए कार्बन डाइऑक्साइड लेगा कौन? ये वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करता है। ये जो देखिए आपके कोयले और खनिज तेल, ईंधन जो जलाया जाता है इससे बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होता है। लेकिन देखिए यहाँ पर दिया भी हुआ है कि करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की ये लोग बढ़ोतरी करते हैं। साथ ही में पेड़ पौधे कोई लगा ही नहीं रहा है, पेड़ पौधों की कटाई हो रही है और कार्बन डाई उत्सर्जित होता ही जा रहा है। यहाँ पर देखिए एक पॉइंट और छूट रहा था, इसे भी देख लीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं, और इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव होता। किंतु जब कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडल का स्तर बढ़ता है तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। इसे भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो देखिए जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आपकी पृथ्वी पर बढ़ेगी उतना ज़्यादा तापमान बढ़ेगा, और इसी तापमान के बढ़ने को भूमंडलीय तापन या इसी को इंग्लिश में ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके देखिए प्रभाव भी होते हैं। तापमान की इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलती है, जिसके फलस्वरूप समुद्र के जलस्तर में वृद्धि होती है। अब बर्फ पिघलेगी तो समुद्र का जो जलस्तर है वो बढ़ेगा, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है, जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे एवं पशु लुप्त हो सकते हैं। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से बहुत ज़्यादा हानि हो सकती है। इसकी ज़्यादा मात्रा बहुत ही हानिकारक है। नेक्स्ट देखिए एक पॉइंट ये था, जब वायु गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है। ठंडी वायु सघन और भारी होती है, इसलिए इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों में ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहां आ जाती है। इस प्रकार वायु चक्र चलता रहता है। तो यहाँ से देखिए एक चीज़ समझ लीजिएगा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो ठंडी वायु होती है वो भारी होती है और सघन होती है, और साथ ही में आपकी जो गर्म वायु होती है वो हल्की होती है और फैलती है। मतलब मान लीजिए यहाँ पर आपकी कोई ठंडी गर्म वायु है मान लीजिए यहाँ पर, और यहाँ आसपास के इलाके में ठंडी वायु है। तो देखिए जो गर्म वायु है वो ऊपर उठकर फैलती जाएगी, क्योंकि देखिए ये हल्की भी होती है और एक तो फैलती भी है। तो गर्म वायु आपकी जो होगी ऊपर उठकर फैलती जाएगी क्योंकि ये हल्की होती है, और ठंडी वायु जो होगी तो आके इस जगह को मतलब ये स्थान ले लेगी। फिर धीरे धीरे जैसे ये गर्म हो जाएगी तो ये भी ऊपर उठ जाएगी और इसके आसपास की ठंडी वायु आपकी यहाँ पर आ जाएगी, और जो वायु गर्म होती जाएगी वो धीरे धीरे ऊपर उठ के फैलती जाएगी। तो याद रखिएगा कि आपकी गर्म वायु हल्की होती है और फैलती है, और जो ठंडी वायु होती है वो आपकी भारी होती है और सघन होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे। ये देखिए ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित कुछ यहाँ पर दिए हुए हैं, जो पेपर की कटिंग्स हैं यहाँ पर लगाई गई हैं। ये देखिए समय समय पर न्यूज़पेपर में जो आता रहता है ग्लोबल वार्मिंग को लेकर, वही कटिंग यहाँ पर लगाई गई है। लिखा भी हुआ है कि पढ़ें और मनन करें, क्या भूमंडलीय तापन आज के विश्व की एक गंभीर समस्या है। तो देखिए बिल्कुल सही बात है, ये भूमंडलीय तापन आज के विश्व की बहुत ही गंभीर समस्या है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। आगे देखिए वायुमंडल की संरचना, बहुत इंपॉर्टेंट। हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है, जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है। ये हैं क्षोभमंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्यमंडल, वायुमंडल, बाह्य वायुमंडल एवं बहिर्मंडल। तो एक हो गया आपका क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल और बहिर्मंडल। अब देखिए क्षोभ मंडल क्या होता है आपका। यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा एवं ओला वर्षण इसी परत के अंदर होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कि मौसम की जो घटनाएं होती हैं किस मंडल से होती हैं, तो आपकी क्षोभ मंडल से होती हैं। यहाँ पर देखिए ये चित्र के माध्यम से दिखाया भी गया है कि आपका सबसे निचली परत में क्षोभ मंडल है, उसके बाद है आपका संताप मंडल। यहाँ तक देखिए, यहाँ से यहाँ तक आपका संताप मंडल है। संताप मंडल के बाद आपका मध्य मंडल आ जाता है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक मध्य मंडल के बाद आपका
बाह्य वायुमंडल आ जाता है, उसके बाद आपका आ जाता है देखिए बहिर्मंडल आ जाता है। यहाँ पर देखिए सबकी अलग अलग माप भी दी हुई है, कौन कितने किलोमीटर ऊंचाई तक फैला है, तो यहाँ से आप सब कुछ चेक कर सकते हैं। साथ ही में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हैं कि मौसम की जो सभी घटनाएं होती हैं क्षोभ मंडल में होती हैं। सप्ताह मंडल में भी देखिए एक पॉइंट है यहाँ पर कि क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। यहाँ लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती हैं। यहाँ पर देखिए बादल और मौसम संबंधी कोई घटनाएं नहीं होती हैं। समताप मंडल, समताप इसके शब्द से ही देखिए निकल रहा है कि यहाँ पर जो तापमान होता है समान होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है इसी से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हवाई जहाज उड़ाने के लिए इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियाँ जो होती हैं हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो तापमान होता है समान होता है, समताप। ठीक है, तो यहाँ पर हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती हैं। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है, ओजोन परत होती है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। बहुत इंपॉर्टेंट देखिए 2 पॉइंट हो गए इसमें आपके। एक तो समताप मंडल में ही आपका ओजोन परत होती है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। साथ ही में हवाई जहाज उड़ाने की आदर्श दशा कहाँ पाई जाती है, तो आपकी समताप मंडल में पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए मध्यमंडल। यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला उल्का पिंड इस परत से में आने पर जल जाते हैं। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले तो कि अंतरिक्ष से आने वाला उल्का पिंड किस परत में आने पर जलते हैं, तो याद रखना है आपको मध्यमंडल में। नेक्स्ट देखिए बाह्य वायुमंडल। बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान इतना अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। रेडियो संचार बहुत ही इंपॉर्टेंट है देखिए ये भी कि रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग किया जाता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेडियो संचार के लिए कौन सी परत आपकी मुख्य होती है, तो आपका बाह्य वायुमंडल। नेक्स्ट देखिए बहिर्मंडल, नेक्स्ट और लास्ट। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायु की पतली परत होती है। हल्की गैसें जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे मौसम एवं जलवायु। क्या आज वर्षा होगी, क्या आज दिन साफ होगा और धूप निकलेगी। कितनी ही बार हमने क्रिकेट प्रेमियों के मुंह से एक दिवसीय मैच के भविष्य पर अनुमान लगाते सुना है। यदि हम कल्पना करें कि हमारा शरीर एक रेडियो है और मस्तिष्क उसके स्पीकर, तो मौसम वह है जो इसके नियंत्रण बटनों से छेड़छाड़ करता रहता है। मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। आर्द्र एवं गर्म मौसम किसी भी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। अच्छा हवादार मौसम हमें आनंद देता है और हम घूमने की योजना भी बना सकते हैं। मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता है, किंतु दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है। क्या अब आप समझ गए कि हम मौसम का दैनिक पूर्वानुमान क्यों करते हैं। यहाँ पर देखिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा के केवल 1/2 अरबवां ही प्राप्त करते हैं। तो देखिए हमारी पृथ्वी जो है सूर्य की ऊर्जा का 2 अरबवां भाग ही प्राप्त करती है। कितनी कम, अगर पूरी ऊर्जा प्राप्त कर ले तो कितनी ज़्यादा गर्मी हो जाए। नेक्स्ट देखिए तापमान। आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिमाण को तापमान कहते हैं। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होती है। ठंडी की अपेक्षा, शीत ऋतु मतलब आपका ठंडी हो गया, ठंडी की अपेक्षा आपकी गर्मी वाली ऋतु ज़्यादा गर्मी होती है, क्योंकि उसमें ज़्यादा धूप निकलती है, ज़्यादा तापमान होता है। नेक्स्ट देखिए आतपन। आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन कहलाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है देखिए आतपन कि सूर्य से जब पृथ्वी पर ऊर्जा आती है तो जिस ऊर्जा को पृथ्वी रोक लेती है वही आपका आतपन कहलाता है। आतपन सूर्यातप की मात्रा भूमध्य रेखा के ध्रुवों की ओर घटती है, इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। मतलब क्या हुआ इसका कि भूमध्य रेखा में आतपन सबसे ज़्यादा होता है। भूमध्य रेखा में जो पृथ्वी होती है सबसे ज़्यादा तापमान को रोकती है, और धीरे धीरे जैसे जैसे ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे पृथ्वी तापमान को कम रोकने लगती है। तो जितना ज़्यादा कम रोकेगी उतना ही ज़्यादा ठंडी होगी, इसलिए ध्रुवों पर तापमान घटता जाता है। नेक्स्ट, अब आप समझ गए होंगे कि ध्रुव बर्फ से क्यों ढके हुए हैं। अभी मैंने आपको ऊपर बताया है कि जैसे जैसे ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे आतपन कम होता जाता है। पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा को बहुत ही कम रोकती है, तो इसी कारण ध्रुवों में क्या होता है, बर्फ से ढके रहते हैं। यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो इतनी गर्मी हो जाएगी कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकेंगी। गाँवों की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि दिन के समय में एसाफेल्ट से बनी सड़कें एवं धातु और कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं, रात के समय यह ऊष्मा मुक्त हो जाती है।
नगर के भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं, जिससे नगरों का तापमान बढ़ जाता है। तो देखिए गांव के अपेक्षा जो नगर होते हैं उनका तापमान ज़्यादा होता है। साथ ही में देखिए यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है। इसका आविष्कार एंडर्स सेल्सियस ने किया था। सेल्सियस पैमाने पर जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है एवं 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। यहाँ पर देखिए तीनों पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट हैं। वायुदाब, वायुदाब क्या होगा कि यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं में लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायुदाब कहलाता है। तो देखिए पृथ्वी की सतह पर जो वायु के भार द्वारा दाब लगाया जाता है वो आपका वायुदाब कहलाता है। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। समुद्र स्तर पर वायुदाब सर्वाधिक होता है। देखिए याद रखिएगा कि वायुदाब सर्वाधिक आपका कहाँ पर होता है, तो समुद्र स्तर पर होता है। ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है। वायुदाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थिति वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्र में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, यह निम्न दाब क्षेत्र बनता है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है, इसके फलस्वरूप यह भारी होती है। भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। वायु जो होती है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सदैव उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गमन करती है, मतलब प्रवाहित होती है। यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि क्या आप जानते हैं कि चांद पर वायु नहीं है, अतएव वहाँ वायु दाब भी नहीं है। अंतरिक्ष यात्री जब चांद पर जाते हैं तो वे विशेष रूप से सुरक्षित हवा से भरी हुई अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं। यदि वे इस अंतरिक्ष पोशाक को ना पहने तो अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर द्वारा विपरीत बल लगाने के कारण इनकी रक्त शिराएं फट सकती हैं, जिससे अंतरिक्ष यात्री रक्त स्रावित हो सकते हैं। तो देखिए अंतरिक्ष में आपकी वायु नहीं है, आप लोग जानते ही होंगे। नेक्स्ट है पवन। पवन जो होता है उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। ये पॉइंट देखिए अभी पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपकी जो वायु होती है सदैव उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित होती है। पवन भी आपकी वही हो जाती है जो उच्च दाब से क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर प्रवाहित होती है, वो आपकी क्या कहलाती है, पवन कहलाती है। आप पवन को काम करते देख सकते हैं जब यह सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ाती है और तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ देती है। कभी कभी जब पवन धीरे बहती है तो आप इस महीन धूल या धुएं को उड़ाते देख सकते हैं। तो देखिए हवा वैसे तो दिखती नहीं है, लेकिन उसके द्वारा जो काम होता है वो तो देख पाते हैं। पत्तियां हिलती रहती हैं, धूल हवा उड़ती रहती है, तो ये आपके पवन द्वारा वायुधारा ही कार्य होते हैं। पवन को देखिए मुख्यतः 3 प्रकारों में विभाजित किया गया है। देखते हैं आगे इनके प्रकार। एक तो आपका हो गया स्थायी पवन, मौसमी पवन और स्थानीय पवन। स्थायी पवनें देखिए वो होती हैं व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें स्थानीय पवनें हैं। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। मौसमी पवनें देखिए ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती हैं। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवनें। स्थानीय पवनें देख लेते हैं। ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र, वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं। तो देखिए स्थानीय पवनें हैं, किसी छोटे क्षेत्र की बात की जा रही है यहाँ पर कि किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के छोटे समय में ये पवनें चलती हैं। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री समीर। क्या आपको भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन याद है? इसे लू कहते हैं। देखिए ये देखिए आपका यहाँ पर पवनों को दर्शाया भी गया है। भूमध्य रेखा है, देखिए भूमध्य रेखा निम्न दाब डोल्ड्रम भी कहते हैं। ध्रुवों पर देखिए उच्च दाब होता है। मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि ऊंचाई बढ़ने के साथ आपकी जो दाब होता है वो घटता जाता है। भूमध्य रेखा के इधर उधर देखिए जो यहाँ पर कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री आपका दक्षिण, यहाँ पर देखिए आपकी चलती हैं उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें उत्तर में चलती हैं और दक्षिण में आपकी चलती हैं दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें। इधर आपका पूरब है और इधर आपका पश्चिम है। किधर की ओर चलती हैं? ये देखिए पश्चिम की ओर चलती हैं। दोनों ही इधर इधर पश्चिम की ओर चल रही हैं। नेक्स्ट देखिए इसके बाद आपका होता है उपोष्ण उच्च दाब हॉर्स अक्षांश दक्षिण में होता है और उत्तर में भी आपका उपोष्ण उच्च दाब हॉर्स अक्षांश होता है। तो देखिए ये दोनों ही आपके 30 से 35 डिग्री उत्तर, 30 से 35 डिग्री दक्षिण में होते हैं। उसके बाद देखिए 35 डिग्री से आपका 60 डिग्री में सनातन पछुआ पवन चलती हैं जो आपकी पूरब की ओर चलती हैं। ऐसे ही दक्षिण में भी आपकी सनातन पछुआ पवन चलती हैं जो आपकी पूरब की ओर चलती हैं। नेक्स्ट देखिए उसके बाद आपका आ जाता है अधो ध्रुवी निम्न दाब और उत्तर में भी आपका अधो ध्रुवी निम्न दाब होता है और लास्ट में आपका ध्रुवों के पास आ जाता है ध्रुवी पूर्वी पवनें और ध्रुवी पूर्वी पवनें जो आपका ध्रुवों के पास होता है। उत्तर में भी ये होता है और दक्षिण में भी होता है ये। तो यहाँ पर देखिए पूर्वी पवनें मतलब ये पूरब से पश्चिम की ओर आपकी चलती हैं। ये देखिए पूरब से पश्चिम की ओर जा रही हैं। ऐसे ही ऊपर भी देखिए पूरब से पश्चिम की ओर चलती हैं, याद रखिएगा इनको। नेक्स्ट देखिए आर्द्रता। जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो यह जलवाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे वायु गर्म होती जाती है
इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है। याद रखिएगा कि जैसे जैसे वायु गर्म होगी वैसे वैसे उसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाएगी और इसी प्रकार यह अधिक आर्द्र हो जाती है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने से काफ़ी समय लगता है एवं हमारे शरीर में पसीना आसानी से नहीं सूखता और हम असहज महसूस करते हैं। जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है। जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंदें बनाता है। बादल इन्हीं जल बूंदों का ही एक समूह होता है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु में तैर ना सकें तब ये वर्षण के रूप में नीचे आ जाती हैं। नेक्स्ट है, आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफ़ेद पथ चिन्ह छोड़ते हैं। इनके इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है। वायु के गतिमान न रहने की स्थिति में यह संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है। तो देखिए, आकाश में जो हवाई जेट उड़ते हैं वो अपने पीछे एक सफ़ेद सफ़ेद चिन्ह छोड़ते जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी आकाश में कुछ ऐसा दिखता है कि कोई हवाई जेट निकला और उसके पीछे आपको एक लाइन जैसी दिखती है सफ़ेद सफ़ेद। तो देखिए, उस लाइन का कारण यही होता है कि जो जेट के इंजनों से नमी निकलती है वो संघनित हो जाती है और वायु के गतिमान न रहने की स्थिति में यह संघनित नमी आपको कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है। जब पृथ्वी में बारिश होती है, आपका जल के रूप में जो पानी गिरता है वो आपका वर्षा कहलाता है। ज़्यादातर भौम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। भूमि के अंदर जो जल होता है वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। जब पहाड़ी पार्श्वों से पेड़ काटे जाते हैं, वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है एवं निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बनता है। क्रियाविधि आधार पर वर्षा के 3 प्रकार होते हैं: संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। यहाँ पर देखिए, तीनों के आपके चित्र अलग अलग दिखाए गए हैं। ये आपकी चक्रवाती वर्षा हुई। गर्म वायु, मैंने अभी आपको बताया कि गर्म वायु जैसी होती है वो ऊपर उठती है और ठंडी वायु आकर उसका स्थान ले लेती है। इसी के द्वारा आपकी होती है चक्रवाती वर्षा। ऐसी देखिए, पर्वतीय वर्षा आर्द्र वायु के द्वारा होती है। आर्द्र वायु द्वारा जो बादल बनते हैं उसी से होती है पर्वतीय वर्षा। और नेक्स्ट देखिए आपकी संवहनी वर्षा, गर्म वायु से जो बादल बनते हैं उससे आपकी होती है संवहनी वर्षा। तो ये हो गए आपके वर्षा के 3 प्रकार। नेक्स्ट देखिए, पौधे तथा जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इससे धरातल को ताज़ा जल प्रदान होता है। यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी तथा सूखा हो जाता है। इसके विपरीत अगर वर्षा अधिक हो तो बाढ़ आ जाती है। वर्षण के दूसरे रूप हिम सहित वृष्टि और ओला होते हैं। इसके देखिए कुछ क्वेश्चन है, ये भी देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है? तो मैंने आपको बताया था, समताप मंडल में आपकी ओजोन की लेयर पाई जाती है। ओजोन गैस ही है आपकी, इसी की लेयर पाई जाती है और यही सूर्य के द्वारा जो हानिकारक किरणें आती हैं, पराबैंगनी किरणें, उससे बचाती है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सी है? क्षोभ मंडल, बाह्यमंडल, मध्यमंडल। तो देखिए, वायुमंडल की जो सबसे महत्वपूर्ण परत आपकी क्षोभ मंडल होती है। मौसम संबंधी सभी दशाएं आपकी इसी में पाई जाती हैं। नेक्स्ट देखिए, वायुमंडल की निम्न परतों में से कौन सी बादल विहीन है? इसका देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, समताप मंडल। मैं आपको ऊपर भी दिखा देती हूँ। देखिए, समताप मंडल में इसमें लिखा भी हुआ है कि ये ऐसा मंडल है जहाँ पर लगभग ये देखिए, यहाँ पर ये देखिए समताप मंडल की महत्वपूर्ण विशेषता यह है, नहीं, इसके ऊपर देखिए, यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। मतलब इसमें कोई भी बादल और मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं। वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर जाते हैं तब वायु दाब बढ़ता है, घटता है, समान रहता है। तो देखिए, जब हम ऊपर जाते हैं तो वायु दाब जो होता है तेजी से घटता है, साथ ही में समुद्र तल पर वायु दाब सबसे ज़्यादा होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, जब वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर आ जाती है तो उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? अब यहाँ पर देखिए तरल रूप कह रहा है तो उसे हम कहेंगे वर्षा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए, ये चैप्टर थोड़ा बड़ा था लेकिन काफ़ी अच्छा चैप्टर था, काफ़ी सारे पॉइंट्स थे इसमें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही में जो भी चैनल पर नए हो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।